जिंदाबाद सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। सबसे पहली खबर है कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बारे में, जिनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे बयानों से खुशी होगी। वहीं एयर स्ट्राइक के अपने बयान पर कायम है सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा, मुझे सवाल पूछने का हक है। बीजेपी में शामिल हुए क्रिकेटर गौतम गंभीर नई दिल्ली से लड़ सकते हैं चुनाव। ये बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। वहीं नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर महिला ने की खुदकुशी। महिला की मौके पर ही मौत की खबर है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। और कौन सी ऐसी खबरें हैं, कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे, वो भी आपको बताते चले। चुनाव के मौसम में नेताओं का ऐसे कोई भी बयान जो सिर्फ भीड़ तंत्र के लिए दिया गया हो, प्रामाणिक ना हो, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी कंटेंट जो भड़काऊ हो या जो सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। वहीं ऐसे कोई भी न्यूज या फिर ऑडियोज जो कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हो, हम वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। ऐसी कोई भी जानकारी जिसकी आधिकारिक पुष्टि न हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करती हो। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। पुलवामा हमले को लेकर 2 दिन में 2 ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। कल एसपी महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव पुलवामा हमले को साजिश बता बैठे थे और कहा था कि वोट के लिए पुलवामा हमला कराया गया है। तो वहीं आज कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा का बयान आया, जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की तरफदारी की है और कहा है कि कुछ लोगों की हरकत की सजा पाकिस्तान को क्यों। पित्रोदा ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले में 300 आतंकियों के मारे जाने का सबूत भी मांगा है। अब हम आपको सैम पित्रोदा का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी घमासान मच गया है। Can we get rid of it? No. It's our neighbor. Mexico will be US's neighbor, no matter how you look at it. Okay? You can look at it as an enemy. You can try to improve relationships. Sometimes it will work, sometimes it won't work. I believe in Gandhian approach. I believe more in compassion, in respect. I believe in dialogues. Personally. Are you suggesting that we should hold dialogue with Pakistan? I think even we hold dialogue with everybody. Why just Pakistan? The whole world we are having But dialogue. the kind of attack which was... I don't know enough about the attacks. Okay? Attacks happen all the time. Attack happened during, what was this, Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay? I mean, we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I'm not nationalist. That doesn't mean I'm on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. Okay? And then comes the global media and says that nobody was killed. I look bad as Indian citizen. हालांकि इसके बाद सैम पित्रोदा ने दोबारा बयान दिया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम ही रहे। हम तो इतना ही कहते हैं कि एज ए सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू नो व्हाट हैपेंड। दैट्स ऑल। उसमें गड़बड़ क्या है? कोई सवाल क्यों सवाल नहीं उठा सकते भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रेजिंग ए क्वेश्चन? आई डोंट अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीबडी इज सो एक्साइटेड. एज ए सिटीजन इन डेमोक्रेसी, discussion, dialogue, debate, discourse is a way of life.
Okay? And what's the problem? Government's decision at that point in time. I respect that, and I respect this government's decision also. Government's decision is very different from individual opinion. वहीं सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी भड़क गई है। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए, और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, राहुल गांधी की तरफ इंडिकेट कर रहे थे वनीश भाई। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी वाकई में इतने निकम्मे निकल जाएंगे जिस तरह का जिक्र अरुण जेटली कर रहे थे सैम पित्रोदा के बयान के बाद? देखिए दीपक भाई, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोकतंत्र सबको आजादी देता है कि सवाल पूछे जाए, लेकिन उत्तर इतने तीखे आएंगे कि जेटली जिस अंदाज में राहुल गांधी को लेकर जो शब्द कह रहे हैं, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों जो माहौल बना हुआ है, जो बयार बह रही है, वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। जुबां है जो सी नहीं जाती, ये नेता है जो उद्दंडता से बाज नहीं आते। दीपक, आपको लगता है कि ये मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान मोमेंट नंबर 2 साबित होगा? सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस ये बयान कांग्रेस के लिए बहुत डैमेजिंग है। सैम पित्रोदा के बारे में हमको समझना चाहिए, सैम पित्रोदा बाकी ज्यादातर वक्त जो है वो भारत के बाहर रहते हैं और उसी चश्मे से चीजों को देखते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि उन्होंने 2 चीजों पर सवाल उठाए। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, दूसरा उन्होंने ये कहा कि पुलवामा और बालाकोट जैसी चीजों के हमको प्रूफ मिलने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा बालाकोट जैसी चीजों के प्रूफ मिलने चाहिए, और पुलवामा और 26/11 के बारे में उन्होंने ये कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान। और दीपक भाई, मजे की बात, 8 लोगों की बात कर दी, नाम कहां से, इनको कहां से आता? ये उनकी कम ज्ञान को दर्शाता है इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा में जो हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया उसका मामला हो। लेकिन हमको उनके चश्मे को समझना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छे आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक है, ऐसा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी के कई मामलों में गुरु हैं, यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में दूर संचार क्रांति लाने वाले हैं, यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैम पित्रोदा इन तमाम चीजों को भारत के चश्मे से नहीं देखते हैं। भारत के अंदर क्या माहौल है नहीं समझते हैं। शायद अभी ही कहीं वो अब्रॉड ट्रेवल करके आ रहे हों, इसका अंदाजा मुझे इस बात से लगता है कि उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। जब पड़ोसियों का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो उन्होंने मैक्सिको और अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो चाहते तो भारत और नेपाल का उदाहरण दे सकते थे, भारत और भूटान का उदाहरण दे सकते थे, कोई भी ऐसा उदाहरण वो दे सकते थे। जेट लैग शायद खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मैक्सिको और अमेरिका का उदाहरण दिया। मेरे को ये लगता है वो इसलिए उन्होंने मैक्सिको का उन्होंने शायद मैक्सिको का उदाहरण इसलिए दिया
कि उनका ये कहना है कि यू कांट चेंज योर नेबर्स, जो वाजपेयी वाली बात, लेकिन इतने खराब तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हुए, इतने खराब तरीके से एग्जाम्पल और कॉन्टेक्स्ट गलत दिया। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत के साथ ये बात बोल सकते थे, क्योंकि नेपाल के साथ भी हमारे संबंध फिलहाल के अंदर ऊपर नीचे वाले रहे, श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध ऊपर नीचे वाले रहे। इन तमाम चीजों को हमको समझना होगा। और दूसरी बात जो अखबार उन्होंने पढ़ा, आंचल, जो अखबार उन्होंने पढ़ा, वो अखबार उन्होंने कोई हिंदुस्तान का नहीं पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा उन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ा उन्होंने, दैनिक भास्कर वो पढ़ नहीं सकते, दैनिक जागरण वो पढ़ नहीं सकते, जो तमाम हिंदू हिंदी के बड़े अखबार है, वो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जाम्पल दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके बारे में जितने आर्टिकल निकले थे विदेशी मीडिया में खासकर, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रही थी। और मुझे लगता है जो हमारे सैम पित्रोदा साहब है वो उससे पूरी तरह से प्रभावित थे। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो देश के अंदर माहौल है वो किसी भी हालत में एयर स्ट्राइक के बारे में सवाल पूछने वाला, सबूत मांगने वाला नहीं है, पुलवामा हमले को या 26/11 को डिफेंड करने वाला नहीं है। मुझे लगता है इस बात को लेकर वो चूक कर गए। मेरी समस्या इनके बयान से दो लेवल्स पर है। एक तो उन्होंने कहा कि अटैक्स हैपन, मुझे ये समझाया जाए अटैक्स हैपन मतलब एक न्यू नॉर्मल है कि आप अटैक के बाद अटैक बर्दाश्त करते जाइए। 26/11 पे भारत का जो रिएक्शन था, उस वक्त यूपीए सरकार थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ना सिर्फ आप पुलवामा को गलत ठहरा रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं अटैक तो होते रहते हैं। अगर 8 लोग उस वक्त आए थे, हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की, आप पाकिस्तान। और दूसरा लेवल ये 8 लोग नहीं आए थे, 10 लोग आए थे। मैं उनके बयान को कोट कर रही थी, लश्कर तैयबा से ट्रेन थे। दीपक, मैं उनके बयान को कोट कर रही हूं। और एक तो अटैक्स हैपन वाली बात मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस को आज आकर सामने ये साफ करना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनागृह है या नहीं है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता है। क्योंकि यहां पर तो सैम पित्रोदा ऐसा लग रहा है क्लीन चिट देते हुए पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं कि 8 लोग आए थे, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, और क्लीन चिट के अलावा दीपक भाई मुझे ये लगता है आंचल कि आप देखिए कि इनका अदब भी जो होता है, वहां के जितने आतंकी हैं उनको लेकर कभी जनाब कह देते हैं, कभी साहब कह देते हैं, कभी जी कह देते हैं, कभी जी कह देते हैं। तो ये अपने आप में दीपक भाई आपको नहीं लगता कि ये सुर्खियों में आने के लिए शोर मचाने की आदत सी हो गई है? नहीं, मैं इसको सुर्खियों में आने के लिए शोर मचाने वाला नहीं कहूंगा। हमारे यहां पर भी एक ऐसी कौम है जो चाहते हुए और बिल्कुल विलिंगली पाकिस्तान को बार बार डिफेंड करती है। और सैम पित्रोदा भी मुझे उसी कौम के लगते हैं। एक लंबी श्रृंखला इसकी, मैं नाम लेने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम हो जाएगी। और ऐसे कई सारे लोगों की जो अमन की आशा लेकर वाघा बॉर्डर पर कैंडल जलाते हैं हर 14 तारीख की शाम को, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। और मैं बातचीत का भी पक्षधर हूं और शांति का भी पक्षधर हूं, लेकिन लाशों पर शांति नहीं हो सकती, गोली के साथ बोली नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा उसी जो है स्कूल ऑफ थॉट से निकल कर आते हैं। और सैम पित्रोदा को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, हमारे देश में भी है, लेकिन लाशों पर शांति नहीं हो सकती, गोली के साथ बोली नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा उसी जो है स्कूल ऑफ थॉट से निकल कर आते हैं। और सैम पित्रोदा को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, लेकिन हमको हर वक्त उनके साथ बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सोच अब गलत है। भारत की जो आम जनता है वो इस सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चूंकि सैम पित्रोदा भारत की फीलिंग के बारे में, भारत के सेंटिमेंट्स के बारे में, भारत के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और भारत में अभी क्या माहौल है इसके बारे में बेहद कम जानते हैं। या फिर अभी भी उनका जेट लैग, जैसा आपने कहा मनीष भाई, नहीं उतरा हो, इसी के चलते उन्होंने ये बयान दिया। 1 बजे के करीब राहुल गांधी की जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अगर उनके माइंड को रीड करने की कोशिश की जाए दीपक, तो आपको क्या लगता है? इस बयान पर खेद जताना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज्यादा सैम पित्रोदा डिफाइंट नजर आए हैं। तो कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, खास तौर से तब जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से जॉब्स, रूरल डिस्ट्रेस के ऊपर पूरा चुनावी नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवाद से हटाना चाह रहे हैं। और उस वक्त ये बयान, जी हाँ, ये बयान खुद जिसको कहते हैं कि अगर आदमी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, हमारे यहाँ पे कालिदास का एग्जाम्पल दिया जाता है। कालिदास वो महाकवि थे जिन्होंने जिस डाल पे बैठे थे उसको काट लिया था। तो सैम पित्रोदा ने आज कालिदास की तरह काम किया है। राहुल गांधी की जो पिछले 2 हफ्तों की मेहनत थी, या प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा थी, उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पानी भी नहीं फेरा है, डुबो दिया है। वोट को डुबो दिया है, जो है एक अच्छा सा डिटर्जेंट पाउडर लेकर उस पूरी कोशिश को धो दिया है। तो मुझे यह लगता है
दीपक भाई, राहुल गांधी को अपने नैरेटिव को फिर से एक बार बदलने की कोशिश करनी होगी। अब ये देखना होगा कि अपने आइडियोलॉजिकल गुरु को वो किस तरीके से डिफेंड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो भी इस मूड में नहीं होंगे कि सैम पित्रोदा की बात का खंडन कर दिया जाए या पूरी तरह से उसको नकार दिया जाए। उसको भी बात आपको लगता नहीं है बहुत बढ़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी वो ट्विटर पे चलाया है, और अरुण जेटली ने जिस तरह से कहा, जिस तरह का गुरु उस तरह का चेला। आप ट्वीट करेंगी जनता माफ नहीं करेगी नहीं, जनता माफ नहीं करेगी हैशटैग को अभी मैं उसके ऊपर अपनी राय जो है वो रिजर्व रखती हूँ। ऐसा मत मैं ट्विटर पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, जिंदाबाद में बहुत मैं ट्विटर पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं ट्विटर पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कम से कम नेता आजकल सोचते नहीं है क्या बोलना है। हमें तो ये हक होना चाहिए कि सोच के बोले, लेकिन मोर देन एनीथिंग एल्स। जी मनीष, आप कुछ कहते थे? मैं ये कहना चाहूंगा कि दीपक भाई शहादत पर सियासत क्यों? मेरे ख्याल से अगर ये चीज से अगर राजनेता और राजनीतिक दल बचे तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं होगा। आपको लगता है चले सर? नहीं दीपक, मुझे इसमें कुछ जो बातें लगती हैं, ये चाहे वो रामगोपाल यादव के बयान को देखा जाए। देखिए, जब आप बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, समझ में आती है, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप जब ये बात बोलते हैं कि देखिए 200 किलो आरडीएक्स वहां पर कैसे पहुंचा, ये सवाल पूछ सकते हैं। क्यों प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्यों सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया, ये सवाल आप पूछिए, आपका हक बनता है। मीडिया भी आपके साथ खड़ी है, मैं भी सवाल पूछूंगी। लेकिन जब रामगोपाल यादव ये कह देते हैं कि जान ले ली गई 40 सीआरपीएफ के जवानों की, उनको मार दिया गया, तो ये आप एक बहुत ही ज्यादा संजीदा सीरियस आरोप लगा रहे हैं। इसके सबूत क्या है? ये टच एंड गो एलिगेशंस नहीं हो सकते, नंबर एक। और सैम पित्रोदा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को पूरा जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मुझे तो लगता है सबसे पहले ये बेसिक है कि कांग्रेस आके ये स्पष्ट करे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता है। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी टेररिज्म पाकिस्तान का है या नहीं है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है या नहीं है, और उसके बाद समझ में आएगा कि ये अटैक्स हैपन की फिलॉसफी क्या है। जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अटैक्स हैपन मतलब आतंकवाद होता चला जाएगा और हम बर्दाश्त करते चले जाएं, इसके क्या मायने हैं, ये मुझे लगता है उनको समझाना होगा। नहीं तो राहुल गांधी के लिए अब 2019 बहुत ज्यादा इमेज का क्राइसिस होने वाला है। इतनी डैमेजिंग ये स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आकर इस पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। मैं इसीलिए आपका हंच जानना चाह रही हूं दीपक, ठोस कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सैम पित्रोदा पर इस तरह की ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते जिस तरह की आप उम्मीद कर रही हैं। वो दाएं बाएं करके सैम पित्रोदा को बचाने की कोशिश करेंगे, उनके क्लैरिफिकेशन को मुद्दा बनाएंगे, और वो ये कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, जो अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी मुझे समझ पड़ती है। जैसे दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि एक शहीद की फैमिली जो है एयर स्ट्राइक के सबूत देखना चाहती है, तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हाँ, हम एयर स्ट्राइक के सबूत देखना चाहते हैं। बी.के. हरिप्रसाद ने भी इसी तरह की एक बयान कही। तब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बार जब सैम पित्रोदा कैमरे के सामने आए, तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रजातंत्र में सवाल उठा सकता हूं। प्रजातंत्र में हम लोकतंत्र जिंदाबाद कार्यक्रम करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि आप कौन सा सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र में यह भी मायने रखता है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम पित्रोदा के बारे में इतना ही कहेंगे कि यह कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल राय नहीं है। जितना मैं कांग्रेस को रीड करता हूं, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल राय जो थी वो मैंने ट्वीट कर दी थी। मैं सेना को सलाम करता हूं, सेना की बहादुरी को सलाम करता हूं, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये ट्वीट किया था, और मैं पहला व्यक्ति था कि पुलवामा पर जिसने शोक व्यक्त किया था, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने सलाम किया था सैन्य जो हमारी सैनिक क्षमता है उसको, जिसने बालाकोट की। अभी अरुण जेटली ने कुछ देर पहले पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था, जो हमारी जवाबी कार्रवाई रही, उनका ये कहना था कि जो मैच है वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर जीते जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आज सैम पित्रोदा ने बीजेपी के लिए छक्का मार दिया। नहीं, मुझे ये लगता है दीपक भाई, बीजेपी के लिए छक्का नहीं मारा, वो हिट विकेट हुआ है। कांग्रेस के लिए वो हिट विकेट हुआ है। दूसरी टीम के लिए नहीं, मुझे ये लगता है कि चाहे मणिशंकर अय्यर हो, शशि थरूर हो, या फिर सैम पित्रोदा अब क्यों ना हो, वो बीजेपी के लिए खेल रहे हैं या कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस को आत्मंथन करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है चुनाव के पहले मणिशंकर अय्यर का जो फिल्म द ब्लैंक्स था, उसको आज सैम पित्रोदा ने पूरा किया है।
लेकिन सैम पित्रोदा बड़े धीर गंभीर है। सैम पित्रोदा बहुत ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आते हैं। सैम पित्रोदा जो है बहुत संभल के अपनी बातें कहते हैं, और यही राहुल गांधी है जिन्होंने 2012 में एक बार फिर से, 2012 की बात कर रहा हूं, एक बार फिर से इनको कंट्रोवर्सी में लाया था और सैम पित्रोदा को झांसी की एक रैली में यह बता दिया था कि सैम पित्रोदा भी एक ओबीसी परिवार से आते हैं। तो जो गलती उनके चेले राहुल गांधी ने की थी, जो उनके शिष्य हैं राजनीतिक तौर पर, उसी तरह की गलती अब सैम पित्रोदा उनके गुरु करते हुए दिखाई दे। एक मुझे ये समस्या लगती है, शायद जिस तरह आपने कहा कि वैसे तो इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत ज्यादा उनकी अच्छी समझ भी है, पढ़े लिखे हैं सैम पित्रोदा, मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीजें बयान देने से पहले कांग्रेसी इस तरह के नेताओं को सोचना भी चाहिए कि एवरीथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। मुझे लगता है हिंदी अंग्रेजी बिठाने में आपको ये भी लगता है कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी मामला होता है? मैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इतनी बड़ी बात को बिल्कुल नहीं मानता। अंग्रेजी से आप हिंदी कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो आपके सेंटीमेंट है वो तो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसमें साफ दिखता है कि वो कहीं ना कहीं सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा अटैक पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने जवाब में कह रहे हैं कि ये पार्टी की राय नहीं बल्कि लोकतंत्र में एज एन इंडिविजुअल मैं इन सवालों के जवाब मांग रहा हूं। लेकिन पार्टी को सैम पित्रोदा से अलग करना, सैम पित्रोदा को राहुल गांधी से अलग करना, सैम पित्रोदा को सोनिया गांधी से अलग करना, और सैम पित्रोदा को उनके सबसे नजदीकी दोस्त राजीव गांधी से अलग करना बिल्कुल मुश्किल था। दीपक भाई, इसमें एक और चीज मुझे लगती है कि सैम पित्रोदा जिस तरह से टेक सेवी इंसान है, टेक्नोलॉजी को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां तक अनुवाद करने की बात है, ट्रांसलेशन की बात है, मोबाइल में वो सारे ऐप मौजूद है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप करते, लेकिन सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए शैम हो जाएगा, ये शायद वो भी नहीं सोच पाए थे। दिल से निकली हुई बात है आंचल, आप समझिए इसको। और आप ये देखिए कि आप ये भी देखिए कि आदमी जो है बोलते बोलते किस तरह की गड़बड़ करता है। इसलिए आदमी को हमेशा अपनी जबान पे पूरा कंट्रोल रखना। बोली और बोली, बोलिए। लोकतंत्र जिंदाबाद में यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे, और मैं ये भी कहूंगी कि आप गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ। आज की तारीख में जो गुरु शिष्या, आज गुरु शिष्या मत बोलिए, क्योंकि सीधे सैम पित्रोदा का मामला आएगा। मैं ऐसा गुरु नहीं बनना चाहता। मैं वही कहना, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से अरुण जेटली ने कहा है कि अब शिष्य क्या करेगा, कि गुरु ने ही अगर इस तरह की बदजुबानी और इस तरह का बयान दे दिया हो तो उसे कैसे रिगल आउट करेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर रहेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी अपनी पिछली सीटों से ही लड़ेंगे, जबकि इस बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से अभी लालकृष्ण आडवाणी सांसद हैं। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने बताया कि बिहार से बीजेपी के सभी 17 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन इनका ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 20 राज्यों को कवर किया गया है। दीपक, मेरा सवाल आपसे ये सबसे इम्पोर्टेंट कि आडवाणी जी के बारे में लगातार माना जाए कि बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस ले ले, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और आखिरकार टिकट कटा, या फिर ये माना जाए कि एक नए युग की शुरुआत है और आडवाणी जी ने खुद मना किया। पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या बातचीत हुई? देखिए, पीछे बिहाइंड द सीन्स जो बातचीत हुई है उसमें उनकी राय ली गई, और साथ ही साथ जितने भी कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, या ये कहें मार्गदर्शक मंडल के नेता हैं, उन तमाम नेताओं से पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी हिचक के बाद आडवाणी जी ने खुद ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए गांधीनगर से उनकी जगह पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया गया है। अमित शाह को चूंकि पूरे के पूरे, हालांकि वो गुजरात में जहां से चाहे खड़े होते वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि गुजरात में उनकी इतनी पकड़ है, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन फिर भी गांधीनगर कंपैरेटिवली एक बहुत सेफ सीट मानी जाती है, जहां से लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय से सांसद थे और अब वहां से अमित शाह सांसद बनेंगे। देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ था तब पार्टी ने यह सोचा था, नरेंद्र मोदी जी को यह लगता था कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह संभालें, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कद बढ़ाया, उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, उसके बाद उनको राज्यसभा में लेकर आया गया। लेकिन अब उनको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनको लोकसभा में आना चाहिए, लोकसभा की जिम्मेदारी संभालना चाहिए, और जो सदन बड़ा माना जाता है, यानी जहां से आप चुनकर आते हैं, वहां की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसीलिए अमित शाह को
लोकसभा का टिकट दिया गया है वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, और गांधीनगर से चुनाव लड़ने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शर्तिया सीट जाएगी। वैसे गुजरात में एक बार फिर से एक गुजराती को प्रधानमंत्री बनाने की बात है, तो मुझे लगता है कि गुजरात एन मास भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। उसे उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कठिनाई 2017 में जिस तरह से राज्यों के जब चुनाव हो रहे थे तो एक तरह से कांग्रेस का रिसर्जेंस वहां पर देखा गया। क्या वो डर भी था कि अमित शाह को वहां पर मैदान में उतारना पड़ रहा है, कि नाक और साख का सवाल भी है गुजरात से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों वहां से आते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वहां पर अगर अमित शाह कहीं भी लड़ते तो नाक या साख का सवाल बन जाता और अमित शाह को किसी तरह की कठिनाई का सामना करना इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ओवरऑल बीजेपी ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के लिए निसंदेह गुजरात में फिर से 100% सीटें पाना एक नाक का सवाल होगा। लेकिन जिस तरह की कठिनाई या जिस तरह का कट्टर कंपटीशन उनको देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के वक्त, वो कंपटीशन अब देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि तब एक राज्य सरकार को चुनने की बात हो रही थी, तब गुजरातियों को ही चुनना था, अपने जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं या विधायकों को, लेकिन अब उनको एक गुजराती को देश के नेता के तौर पर चुनना है। मुझे लगता है दोनों में अंतर है, और शायद मनीष भाई मेरी इस बात से एग्री करेंगे। दीपक भाई, आप एक बात कह रहे हैं, ये बात तो सही है कि भाई नाक का सवाल है, जीतना है, 100% सीटें आएंगी, ये पूरी कोशिश रहेगी, सुनिश्चित भी करेंगे। लेकिन दीपक भाई याद करिए, वो आधी रात जब अमित शाह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पसीने छूट गए थे। बिल्कुल, लेकिन वो एक टेक्निकल मामला था, हमें यह समझना पड़ेगा कि वो एक टेक्निकल मामला है। और आपने हमेशा देखा होगा चुनाव आयोग से जुड़े हुए मसलों पर कि चुनाव आयोग छोटे मामलों में तो कांग्रेस पार्टी को 2 कदम आगे कर देता है, लेकिन जब बड़े मामले होते हैं तो वो किसको आगे करता है, आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं, चुनाव आयोग के बारे में आप मत सुनिए, लेकिन मैं तो सिर्फ फैक्ट्स को एक साथ रख रहा हूं। अगर फैक्ट्स आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात आपको या जो फैक्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर देते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। दीपक भाई, एक हाइपोथेटिकल सवाल, चुनाव जीत गए, मान लिए सरकार आ गई, मंत्री पद? देखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं उसमें वो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन दूसरी चीज हमको यहां पर और समझनी होगी, अगर अमित शाह संसद के अंदर रहते हैं, जैसे वो राज्यसभा में थे, अब वो लोकसभा में आ रहे हैं और लोकसभा में आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी भूमिका तय होगी, क्योंकि वो 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब कुछ दिनों के बाद उनका सीएम की भी बात हो रही है, चर्चा आपको लगता है पॉसिबल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिप्टी पीएम अमित शाह के लिए सीएम निकला मेरे मुंह से, डिप्टी पीएम। मुझे नहीं लगता कि ये पद इतना रेप्लिकेट नहीं होगा, अटल अडवाणी इतना रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, इतना बड़ा रेप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन एक्सपीरियंस गृह मंत्रालय का तो है, एक्सपीरियंस उनको गृह मंत्रालय का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह को हटाने की कोशिश या चेष्टा वो लोग करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ही वो नेता थे जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद नरेंद्र मोदी को आगे किया था। सबसे पहले उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में उनको पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, और तब राजनाथ सिंह ही पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जो दूसरी बात हमको समझनी है वो ये समझनी है कि अमित शाह का टेन्योर जो है अब बीजेपी अध्यक्ष के कार्यकाल के तौर पर खत्म होगा इन लोकसभा चुनाव के बाद। इन लोकसभा चुनाव को लड़वाना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफी हद तक सफलता पाई है या बड़े स्तर पर सफलता पाई है, 80% वो सफल रहे, ये कहना गलत नहीं होगा। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दिया जाए, इन 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, जिसमें 3 में एंटी इनकम्बेंसी थी और एक राज्य में किस तरह का माहौल बना वो हम लोग सब जानते हैं। तो अब चूंकि वो संगठन की राजनीति से थोड़ा इतर जाएंगे तो उनके लिए कोई पद नहीं होगा, इसलिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनको एक पद देने पर गंभीर बात हो सकती है। अच्छा, गंभीर बात हो सकती है। अडवाणी जी के बारे में ये जरूर पूछना चाहूंगी अब, क्योंकि अगर वो कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, फिर प्रेसिडेंट इन वेटिंग, और अब पूरी तरह से रिटायरमेंट मुंह भाई खड़ी है, ऐसे में आपको लगता है कि वो हो सकता है कोई ब्लॉग के जरिए, यू कैन रीड हिज माइंड, आप बहुत करीबी से आपने उनको कवर किया है, क्या वो ब्लॉग लिखेंगे प्रेजेंट डे बीजेपी के खिलाफ, या आपको लगता है चुप रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आडवाणी जी किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर कोई रिएक्ट करेंगे या किसी भी तरह का रिएक्शन देंगे, और ये भी हमको समझना चाहिए कि उनकी उम्र भी 91 साल की हो गई है और एक लंबा वक्त उन्होंने राजनीति में गुजारा है। पार्टी के अंदर किस तरह की उठापटक हुई है ये आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, इसके बारे में वो अपना अंतिम निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है आंचल कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का रिएक्शन किसी भी केंद्र से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डिसीजन
पार्टी के अंदर लिया गया है, उस पर आरएसएस की भी पूरी सहमति। क्या ये फॉर्मूला भी दिया गया बीजेपी की तरफ से कि उनकी बेटी को या किसी और को करीबी को चुनाव लड़वा दिया जाए उन्हीं की गांधीनगर सीट पे? क्या इस पर भी मंथन हुआ और ये एक्टिव डिसीजन था? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती या ऐसा कोई चुनाव लड़वाने वाली बात होती तो अमित शाह जी का टिकट गांधीनगर से फाइनल नहीं होता। तो मुझे लगता है न तो इस तरह की कोई बात हुई, न इस तरह का कोई प्रस्ताव आया, न आडवाणी जी की तरफ से आया, न पार्टी की तरफ से आया। और यही कारण है कि गांधीनगर सीट, जो कि एक ऐसी सीट थी जिस पर लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय से चुनाव लड़ रहे थे, उनके टिकट को रोक दिया गया और उनकी जगह अमित शाह को टिकट दिया गया। आंचल, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, अगर आप सूची देखें बीजेपी के 184 नामों की, तो इसमें वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने तीन दिन पहले एक ब्लॉग लिखा था। वो ब्लॉग में वंशवाद की बात हुई। मैं महाराष्ट्र की सूची देख रहा था दीपक भाई, आप जानते हैं मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां ज्यादा होता है। आप देखिए, प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन और सबसे मजे की बात वो एकनाथ खड़से, जिनके नाम से कभी बीजेपी जानी जाती थी, जब से देवेंद्र फडणवीस आए उसके बाद से खड़से किस किनारे पे हैं कोई नहीं जानता, हाशिए पर मौजूद। उनकी बहू को भी टिकट दे दी गई। इसको क्या देखा जाए? इसको ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो नेता हैं या जो नेता आप इस पोजीशन तक पहुंच गए हैं, और जैसे गोपीनाथ मुंडे का आपने जिक्र किया, गोपीनाथ मुंडे के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। वो केंद्रीय मंत्री थे और उनका देहावसान हो गया था एक सड़क दुर्घटना के अंदर। पंकजा मुंडे, उनकी बेटी, पहले से ही राजनीति में थी, लेकिन प्रीतम मुंडे को भी मजबूरी में लेकर आया गया, उनके पिता के निधन के बाद लाया गया। तो वो मेरे ख्याल से टोटली एक डिफरेंट केस है। लेकिन इसके बाद जो भी पार्टी के सक्रिय नेता हैं या जो भी पार्टी के कद्दावर मंत्री हैं या कद्दावर नेता हैं, वो सब अपने बेटों को भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कई साल पहले राजनीति के अंदर उतार चुके हैं और अब वो उनके लिए टिकट मांग रहे हैं या टिकट मांगकर उनको अपने चुनावी राजनीति के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस का वंशवाद बीजेपी के वंशवाद से अलग है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। दोनों वंशवाद जिसको कहा जाए वो दोनों एक ही वंशवाद है। कांग्रेस में कई जगह ऐसा देखा गया है कि सीधे आपने अब्रॉड से बुलाया, टिकट दे दिया, लेकिन फ्रॉम द टॉप आपको टिकट मिल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का टिकट नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको कांग्रेस को दे सकता हूं जिसमें फ्रॉम द टॉप बुलाकर टिकट दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस टिकट के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। एक आधी एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि इस तरह का टिकट दिया गया हो, लेकिन मैं इसको आपके स्टेटमेंट को बिल्कुल तवज्जो देता हूं और तवज्जो देने के साथ साथ इस पर मोहर लगाता हूं कि अगर वंशवाद कांग्रेस के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी में भी वंशवाद है, लेकिन दोनों की स्थिति और गंभीरता थोड़ी अलग है। दीपक भाई, एक और मजे की बात बताऊं, गडकरी से मैं बीच में बात कर रहा था, उनके 2 बेटे हैं। हमने कहा कि क्या आपके दोनों बेटे में से कोई सक्रिय राजनीति में आना चाहता है, तो उन्होंने साफ तौर पर सिरे से खारिज किया और कहा मैं दोनों में से किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करता कि वो राजनीति में आए। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुझे भी आश्चर्य कर रही है। इसी को सबसे पहले देख लेते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी की कोर या बहुत करीबी माने जाते हैं। दीपक झटके पे झटका आज धरहरा से अभी वो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं जितेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी के सलाहकार रहे जितेंद्र प्रसाद। राजीव गांधी के बाद वो नरसिम्हा राव के भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे और एक बार उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की भी बात कही थी जितेंद्र प्रसाद ने। उन्हीं के बेटे हैं जितेंद्र प्रसाद, फॉरेन से पढ़े हैं और राहुल गांधी की कोर टीम के एक सदस्य माने जाते थे। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजत, ये आश्चर्यजनक खबर एकाएक कांग्रेस में कहां से फ्लोट हो गई? रजत से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष भाई, इस खबर पर आपको आश्चर्य? दीपक भाई, बहुत जबरदस्त। मुझे तो ऐसा लगता है यूपी में कांग्रेस जिन गिनी चुनी सीटों पर ये सोच रही थी कि वो सीटें जीत सकती है, उसमें से एक नाम जितेंद्र प्रसाद का था। और मैं ये समझता हूं अगर ये खबर पुख्ता है और आगे ये बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो बीजेपी की सबसे बड़ी सेंधमारी कांग्रेस में यूपी में बिल्कुल बीजेपी की सेंधमारी होगी। और जो युवा ब्रिगेड है जिसको सीधे सीधे आंचल राहुल गांधी से जोड़कर देखा जाता है, उसी युवा ब्रिगेड के एक सदस्य हैं और जितेंद्र प्रसाद महत्वपूर्ण पोजीशंस पर रह चुके हैं और 10 साल तक वो सांसद रहे थे धरहरा से। पहले शाहजहांपुर सीट थी और डिलिमिटेशन के बाद वो धरहरा में बदल गई। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी
प्रिया सहगल के पास। हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, ये खबर कैसे आ रही है, कहां से आ रही है और आखिरकार ये आश्चर्यचकित फैसला जितिन प्रसाद ने कैसे ले लिया? दीपक, आपने सही पूछा कि ये खबर कहां से आ रही है, क्योंकि अभी जो मैंने कांग्रेस सूत्रों से बात की, जितिन प्रसाद अभी मैं बता दूं उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सूत्र भी कह रहे हैं वी हैव नो आइडिया, लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे हैं, विच इज सेल्फ इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। बीजेपी के सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद ज्वाइन कर रहे हैं। और एक रीजन जो मुझे समझ में आ रही है कि पिछले हफ्ते में जितिन को प्रियंका गांधी ने कहा था, कोई पिछले हफ्ते में 2-3 हफ्ते पहले, कि आप लखनऊ से लड़िए। अब आप जानते हैं कि लखनऊ से कांग्रेस का जीतना कितना मुश्किल है। लखनऊ तो बीजेपी का गढ़ है, वाजपेयी जी वहां से खड़े हैं, राजनाथ भी खड़े टिकट लेंगे। तो जितिन को मतलब समझ आ गया कि उनको बस लड़ाई करनी है जस्ट फॉर द हेडलाइंस बट नॉट फॉर विनिंग अ सीट विच नो सांसद वांट। तो उसमें वो उनको थोड़ा सा ही वाज अ बिट अपसेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी अंडर राहुल, तो जेन नेक्स्ट को थोड़ा सा उतना महत्वपूर्ण नहीं दे रही है। जितिन को पीसीसी चीफ नहीं बनाया, सचिन को जब बनाया तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, तो ये थोड़ी सी फीलिंग आ रही है इन द जेन नेक्स्ट। उस हाल में ये सब लेके आई थिंक कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर जितिन टू टेक दिस डिसीजन। तो डिसीजन हैज बीन कंफर्म बाय द बीजेपी मोर देन द कांग्रेस, अगेन आई वुड ऐड दैट। मुझे ये बताइए प्रिया, कब से ये इंडिकेशन जितिन को लगने लगा कि अब उनका कांग्रेस में कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा है और उनको बीजेपी में शामिल होना चाहिए? यही मैं समझ नहीं आ रहा दीपा, बिकॉज अगर देखा जाए तो जितिन प्रसाद सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। वो उनको जो उनके फादर ने रिबेल किया था सोनिया के साथ, लेकिन उसके बाद उनको सम्मान मिला है, उनको मंत्री भी बनाया गया यूपीए गवर्नमेंट में। तो ये सब लेके थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो होता है। सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है कि उन्हें लगता है कि महागठबंधन के बाद कांग्रेस के जो चांसेस है जीतने की थोड़ी कम हो रही हैं, और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा पल्ला भारी पड़ रहा है। उनको यूपी में भी फिर पीसीसी चीफ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को लेके मेरे ख्याल में ये डिसीजन शायद उन्होंने लिया होगा। अभी भी वो कांग्रेस की तरफ से शायद मनाने की काम चल रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई कंफर्म कर नहीं रहा है। मुझे एक बात बताइए प्रिया, धरोहरा से ये चुनाव लड़ना चाहते थे और धरोहरा में काफी कैंपेन कर रहे थे। हाल ही में ट्विटर में मैंने कई सारी तस्वीरें देखी जिसमें जितिन प्रसाद जो है धरोहरा के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर कंफर्म कर नहीं रहा है। मुझे एक बात बताइए प्रिया, धरोहरा से ये चुनाव लड़ना चाहते थे और धरोहरा में काफी कैंपेन कर रहे थे। हाल ही में ट्विटर में मैंने कई सारी तस्वीरें देखी जिसमें जितिन प्रसाद जो है धरोहरा के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर अपनी कैंपेन एक तरह से शुरू कर चुके थे। तो उनकी सीट के बारे में बताइए। वो जीत रहे थे वहां से, पहले वो शाहजहांपुर से लड़ा करते थे जो डिलिमिटेशन में परिवर्तित हो गई। इस सीट के बारे में बताइए, जितिन कितने समय से यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे? जितिन एक्चुअली एक उस तरह के नेता हैं कि जो हार के बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी लगातार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि काफी प्रेशर आया था उनको कि वो भी स्पोक्स पर्सन बन जाए, दिल्ली में ज्यादा समय बिताए, पर उन्होंने मुझे, ये मैंने ही उनसे चर्चा की थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर सांसद नहीं हुए तो क्या हुए, नीचे पहले सीट जीतनी चाहिए, उसके बाद बाकी सब करना चाहिए। तो ही इज बीन वर्किंग वेरी हार्ड। और हाल में मैं अभी लखनऊ से ही आ रही हूँ दीपक, आई वाज देयर 2 दिन पहले। वहां से तो मैंने लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जितिन की जीतने की से चांसेस अच्छी हैं। उन्होंने इवन कुशीनगर के बारे में मुझे बताया था, उन्नाव और बाराबंकी के बारे में भी बताया था कि ये 5-6 सीट हैं जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती है। जितिन खासकर काफी काम कर रहा है, तो उनके नाम पर काफी गुडविल भी है भी ब्राह्मण। तो ये महागठबंधन का जो वोट डिवाइड होगा तो फिर उनका ब्राह्मण कार्ड इसमें काम आएगा। इसीलिए उनका छोड़ना एक समय पर, जब कांग्रेस अपना ब्राह्मण कार्ड प्ले कर रही है, प्रियंका गांधी भी बात कर रही है अपर कास्ट की, ब्राह्मण अपना बैकग्राउंड बात कर रही है कि हम भी ब्राह्मण नेता हैं, इस समय उनका छोड़ना काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए देखेंगे कि क्या इसके पॉलिटिकल रिपरकेशंस होते हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लोकतंत्र जिंदाबाद में आगे की खबरों पर बात करेंगे।